रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पर्णिका पर या सोने की पतली पत्ती पर एल्फा कणों की बौछार कराई और उसने ये देखा कि कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो तो उस सोने की पतली पर्णिका से सीधे निकल जाते हैं, कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो अपने कोण से विचलित हो जाते हैं और कुछ एल्फा कण ऐसा होता है जो अपने पथ से अलग दिशा में चले जाते हैं। लेकिन लगभग 20,000 में से एक एल्फा कण ऐसा होता है जो उस सोने की पतली पर्णिका से टकराकर पुनः सीधे लौट के आ जाता है। तो देखते हैं अपन रदरफोर्ड ने अपना जो स्वर्णपत्र प्रयोग किया वो किस प्रकार किया। देखिए, सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली पर एल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली पर एल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। उसने अपने प्रयोग में फर्स्ट पॉइंट है प्रयोग के अंतर्गत सोने की पतली झिल्ली जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर, ध्यान रखना है अपने को, सोने की पतली झिल्ली जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर पर उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कणों का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। हीलियम को अपन ऐसे लिखते हैं 2He4, हीलियम का जो नाभिक है 2He4 को एल्फा कण भी कहा जाता है कि बमबारी की गई और झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया। झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया, जिससे कि बमबारी के बाद एल्फा कण इस पर्दे से टकराकर फ्लैश या स्फुरदीप्ति या चमक उत्पन्न करता है, जिससे एल्फा कण की दिशा ज्ञात हो जाती है। देखिए, चित्र के अंतर्गत अपन एल्फा कणों का एक स्रोत लेते हैं। इससे एल्फा कण जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं या निर्गमित होते हैं। जब और यहाँ पर ये सोने की पतली पर्णिका है, ये जो है वो सोने की पतली पर्णिका जब एल्फा कण जो है इस स्रोत से निकल करके आते हैं तो कुछ एल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पर ये एक जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगा रखा है, तो कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं और यहाँ पर आकर के टकराते हैं। जैसे ये आया, यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होगी, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि एल्फा कण जो है वो सीधे निकल रहे हैं। और कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो यहाँ से इससे प्रतिकर्षित होंगे, इस सोने की पतली पर्णिका से प्रतिकर्षित होंगे और दूर विचलित होकर के उस दिशा में टकराएंगे। जिस तरह प्रकार देखिए, ये यहाँ से विचलित होगा, प्रतिकर्षित होगा और इधर आकर के टकराएगा। और लगभग 20,000 में से एक एल्फा कण ऐसा होता है जो यहाँ से इस पर्णिका से टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, मतलब इस दिशा में आता है और वापस उसी दिशा में लौट करके चला जाता है। तो ये उसने अपना एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर जो प्रेक्षण होते हैं वो देखेंगे अपन। प्रेक्षण के अंतर्गत रदरफोर्ड ने ये देखा कि अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब जब एल्फा कणों की बमबारी या बौछार किया गया तो अधिकांश एल्फा कण जो हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, सीधे यहाँ पर आकर के टकराए। बहुत सारे जो एल्फा कण हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। बहुत कम एल्फा कण, दूसरा पॉइंट है, बहुत कम एल्फा कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए। ये जो एल्फा कण है वो
बहुत ही कम कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, मतलब टकरा करके विक्षेपित अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, पथ से विचलित एल्फा कण। और लगभग 20,000 एल्फा कणों में से एक एल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ। मतलब जो एल्फा कण इधर आया और सीधे सोने की पतली पर्णिका से टकराया, वो टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट गया। जैसे अपन देखते हैं कि बंदूक की गोली जो है वो एक लोहे की दीवार से टकराई और टकरा करके पुनः जो बंदूक चलाता है उसी से वापस उसी को लग जाती है। तो इस तरह का जो है वो निष्कर्ष या प्रेक्षण रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किया। अगला पॉइंट है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष वर्णपत्र प्रयोग में 3 बिंदु अपन ने अभी देखे थे। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में फर्स्ट पॉइंट बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। ध्यान रखना है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, इसलिए अधिकांश एल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं। अभी अपन ने देखा था चित्र में कि कुछ एल्फा कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। तो सीधे निकलने का मुख्य कारण ये होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, इस वजह से अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, कुछ एल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ एल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि उन पर जो विक्षेपित हो रहे हैं उससे अपने को स्पष्ट हो रहा है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना चाहिए। इस बिंदु से अपन यह समझ रहे हैं कि परमाणु के अंदर अधिकांश जो धनावेशित भाग जो होता है वो एक सेंटर में केंद्रित होता है और उस सेंटर से एल्फा कण जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होकर के विचलित हो जाते हैं या विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है परमाणु में धनावेश का आयतन। परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। जो धनावेश था वो बहुत ही छोटा आयतन वाला होता है, कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहते हैं। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहते हैं। देखिए परमाणु का जो व्यास है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ये पूरे परमाणु का व्यास है। और नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर। ये जो नाभिक है, नाभिक इसका व्यास जो है वो 10⁻⁻15 की रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के निष्कर्ष। उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल में पहला बिंदु है परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। देखिए परमाणु जो होता है उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसे अपन नाभिक कहते हैं। दूसरा बिंदु है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें एक निश्चित वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। देखिए एक परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। उसके बाह्यतम वृत्ताकार
पथों जिन्हें अपन कक्षा कहते हैं, उन कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उतने ही धनावेशित प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में। तो कमियों के अंतर्गत पहली कमी है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। देखिए रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और धनावेशित भाग जो होता है वो नाभिक में या मध्य सेंटर में केंद्रित रहता है। लेकिन ये किस कारण से एक ही जगह व्यवस्थित रह पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये इस स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। दूसरा, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पथों में घूम रहे हैं या केंद्रित रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है उसको रदरफोर्ड स्पष्ट नहीं कर पाया। अब ये जो रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, इन कमियों को भौतिक फिजिक्स के वैज्ञानिक नील्स बोर जो हैं, नील्स बोर ने इन कमियों को दूर किया और अपना एक नया मॉडल दिया जिसे अपन बोर का मॉडल कहते हैं। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।